नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर गोदी मीडिया आपको नापसंद है और कॉरपोरेट मीडिया से आप चाहते हैं कि पत्रकारिता मुक्त हो, तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आपका योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने हिसाब से भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। सदस्यता बचाने पायलट पहुंचे हाई कोर्ट, बीजेपी के वकील लड़ रहे केस। मध्य प्रदेश में दलित दंपति पर पुलिस बर्बरता, डीएम एसपी हटाए गए। बिहार में 264 करोड़ की लागत से बना पुल बहा, नीतीश की किरकिरी। बिल गेट्स ओबामा के ट्विटर अकाउंट हैक करके ठगी मोटी रकम। कोरोना का प्रकोप बढ़ा, कर्नाटक के मंत्री बोले भगवान ही बचाएगा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। सचिन पायलट और कांग्रेस के दूसरे बागी विधायकों ने जयपुर हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। गुरुवार दोपहर बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन ये तुरंत रोक दी गई। अब इस पर सुनवाई गुरुवार की शाम को या शुक्रवार की सुबह होगी। सचिन पायलट की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत में पेश हुए। कांग्रेस की शिकायत पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था और उन्हें शुक्रवार तक इसका जवाब देने के लिए कहा गया था। स्पीकर ने ये नोटिस तब जारी किया था जब कांग्रेस पार्टी ने इन बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया था। इस नोटिस में कहा गया था कि इन विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेकर व्हिप का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि पायलट खेमे ने ये कदम इसलिए उठाया कि उसे अभी फ़िलहाल कुछ समय चाहिए। स्पीकर के नोटिस का जवाब देने की समय सीमा भी शुक्रवार को ख़त्म हो रही है। तो जाहिर है कि अब पायलट और उनके साथ जो बागी विधायक गए थे, उनकी इस विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सदस्यता के बारे में फैसला लेने का हक केवल विधानसभा अध्यक्ष को है और विधानसभा अध्यक्ष जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी का है। तो ये आप मान कर चलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी बीच में खबर आ रही थी कि शायद पायलट कांग्रेस में बने रहेंगे। कांग्रेस हाईकमान चाह रहा है कि वो पार्टी में बने रहे, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट की गतिविधियां रही हैं, लगता है कि उसको लेकर संदेह गहरे हैं और पायलट की जो भूमिका रही है वो बीजेपी परस्त रही है। बीजेपी के हाथ में वो खेल रहे थे, इस वजह से ये कड़ा रुख पार्टी ने अपनाया है। और अब कोर्ट में जब मामला गया है तो फिर से एक और प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि जो दो वकील उनकी तरफ से कोर्ट में मामले की पैरवी के लिए खड़े हुए, वो दोनों बीजेपी की सरकार के वकील के तौर पर विख्यात हैं। सब जानते हैं कि वो बीजेपी के मामलों को ज़्यादा लड़ते हैं। मुकुल रोहतगी तो खैर अटॉर्नी जनरल ही थे। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिससे और संदेह के बादल गहरा गए हैं। अब बहुत मुश्किल होगा कि सचिन पायलट और वो जो 18 अन्य सांसद हैं उनकी सदस्यता बच पाए। इसमें कोर्ट की सुनवाई हो सकती है, ये लंबी भी चल सकती है, लेकिन उनको विधानसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता खारिज कर सकते हैं। ये सुनवाई चलती रह सकती है और इस तरह से अब जो दल बदल कानून जो कहता है उसके हिसाब से 2/3 विधायक आपके साथ होने चाहिए, लेकिन पायलट के साथ पास तो 1/3 विधायक भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये दल बदल कानून के तहत आ रहे हैं और उनकी सदस्यता बचने की संभावना बहुत बहुत कम है। एक ही सूरत है, वो ये है कि ये वापस कांग्रेस में शामिल हो जाएं या कांग्रेस को विश्वास दिलाएं कि बीजेपी से मिलकर फिर कोई सत्ता परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं रचेंगे, तो उसी सूरत में इनकी सदस्यता बच सकती है, अन्यथा इनकी सदस्यता अब जाना तय है। तो ये एक पूरा खेल चल रहा है जो अब अदालत में पहुंच गया है राजनीति के मैदान से, लेकिन अदालतों का हस्तक्षेप उतना ज़्यादा
नहीं होगा। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गुना शहर में पुलिस द्वारा एक दलित किसान परिवार की बर्बर पिटाई और किसान दंपति द्वारा कीटनाशक पी लेने की घटना ने शिवराज सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर रात गुना के एसपी और कलेक्टर को हटा दिया। उन्होंने भोपाल से अधिकारियों को भेजकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की घोषणा भी की है। शिवराज सिंह ने ये कार्रवाई तब की है जब विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। गुना शहर में मंगलवार को एक दलित किसान राजकुमार अहिरवार और उसके परिवार के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी। पुलिस ने न केवल किसान और उसके परिजनों को जमकर पीटा था, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा था। गुना नगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी दस्ता किसान को उस ज़मीन से हटाने के लिए पहुंचा था, जो हालांकि सरकारी थी, लेकिन किसान का दावा था कि ज़मीन पर उसके पिता और दादा भी खेती किया करते थे। उनके बाद से वह भी बरसों से खेती कर रहा है। अमले ने अतिक्रमण को बताकर राजकुमार की अंकुरित फसल पर बुलडोजर चला दिया। मिन्नतों के बाद भी पुलिस और प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी और बर्बरता पूर्वक मारपीट की। महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। बाद में किसान और उसकी पत्नी ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। पूरे घटनाक्रम से जुड़े वीडियो फुटेज वायरल हुए तो बवाल मच गया है। तो ये जो पूरी घटना हुई है उसके फुटेज आप पूरे मीडिया में देख सकते हैं, किस बर्बरता से पुलिस ने कार्रवाई की है। और ये चूँकि ऐसे इलाके में हुआ है जो राज्य सरकार के लिए, सिंधिया के लिए, इन सब के लिए एक मुसीबत बन सकता है, क्योंकि वहाँ इसी इलाके में उपचुनाव होने हैं। वहाँ दलितों पर इस तरह अत्याचार हो रहे हैं। वो दलित किसान भी है। किसानों पर अत्याचार को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर पहले ही आरोप लगते रहे हैं। किसानों पर वो फायरिंग करवा चुके हैं। तो ये पूरा मामला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए शिवराज सिंह सरकार ने बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश की है। कलेक्टर और एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया है, उच्च स्तरीय जांच की बात कर दी है। तो मामले को दबाने की कोशिश सरकार की चल रही है, डैमेज कंट्रोल चल रहा है, लेकिन इसका असर पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि विपक्षी दल इसको किस तरह से उठाते हैं, किस तरह से मतदाताओं के बीच में ले जाते हैं। और जो सिंधिया कह रहे थे कि वो जनता के लिए लड़ते हैं, वो किस तरह से इन सब मामलों में आगे आकर लड़ते हैं, ये भी देखना होगा। सिंधिया की भूमिका सत्ता संघर्ष तक तो बड़ी क्रांतिकारी वो दिखा रहे थे, लेकिन अब मौका है जब वो दलितों के लिए खड़े हों तो बात समझ में आए। तो कुल मिलाकर ये एक दलित पर आक्रमण है, बर्बरता पूर्वक आक्रमण है। पुलिस की मशीनरी ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, प्रशासन चुप रहा और ये सब होता रहा, और जब बवाल बना तब कार्रवाई की, तो राज्य सरकार कटघरे में है और इसका राजनीतिक खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार की छवि को एक और धक्का लगा है। बिहार के गोपालगंज ज़िले में 1 महीने पहले ही जिस पुल का उद्घाटन किया गया था वो बुधवार को बह गया। ये पुल सोती नदी पर बनाया गया था और 16 जून को इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इसकी लागत लगभग 264 करोड़ रुपए है। पुल के बहने की घटना के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो। उन्होंने ट्वीट करके कहा 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है, इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि वो संबंधित विभाग के मंत्री पर कार्रवाई करें। उन्होंने पूछा है कि क्या इसे बनाने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई होगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस पुल का बह जाना निश्चित रूप से राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करता है। इस पुल के बनने में 8 साल का वक्त लगा था और ये पहली ही बरसात नहीं झेल सका, सिर्फ 1 महीने में बह गया। इससे समझा जा सकता है कि पुल के निर्माण में बहुत घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया था। तो नीतीश कुमार अभी तक फर्जी आंकड़ों के ज़रिए अपनी छवि को चमकाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन
अब दुनिया को पता चल चुका है कि 15 साल में बिहार कहाँ पहुँचा है, भ्रष्टाचार के मामले में उसने कितनी छलांग लगाई है, ये इस पुल के बह जाने से समझा जा सकता है। न तो किसी कोरोना मामले में उनकी असफलताएं सामने आ रही हैं, अभी अपराध के जो आंकड़े आए हैं ताज़ा, वो भी बढ़ोतरी की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर फ्रंट पर नीतीश सरकार नाकाम साबित हुई है। करप्शन के मामले में कई मामले आए, लेकिन अब चूंकि सरकार उनकी है और केंद्र में भी सरकार उनकी है, इसलिए कोई जांच पड़ताल कुछ हुई नहीं, इसलिए वो बचते चले गए। अब ये साफ साफ जाहिर है कि इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका पूरा प्रशासन शामिल होगा, उस विभाग के मंत्री गण शामिल होंगे और क्या पता कहाँ कहाँ तक पैसे गए होंगे। तो ये एक भ्रष्टाचार का एक नया उदाहरण है। निश्चित रूप से अब जबकि नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, जैसा अभी तक चुनाव आयोग का कहना है, बावजूद इसके कि महामारी का संकट बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का संकट हो, तमाम तरह की समस्याएं हैं, ये चुनाव चूँकि सरकार को लग रहा है जीतेगी, इसलिए वो आमादा है उस पर कराने पर। लेकिन जाहिर है कि इस पर इसका असर पड़ेगा, इस पुल के टूटने का, बहने का, और जो दूसरे इश्यूज़ हैं वो भी। तो नीतीश कुमार की वो जो छवि शुरू में बनी थी एक कुशल प्रशासक की, सुशासन बाबू की, वो अब ढह गई है, बिखर गई है, उसके परखचे उड़ गए हैं। अगली खबर लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अरबपति एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इस हैकिंग को बिग किंग बिटकॉइन स्कैम कहा जा रहा है। हैक किए गए अकाउंटों पर किए गए पोस्ट में लोगों से बिटकॉइन में दान मांगा गया था। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता रहा है, अब वो समय आ गया है, आप मुझे $1,000 भेजिए, मैं आपको $2,000 वापस भेजूंगा। बिटकॉइन के पते के लिंक के साथ ट्वीट में लिखा गया, मैं कोविड महामारी की वजह से दान कर रहा हूँ। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में भी कहा गया कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को 2 गुना करके वापस लौटाया जाएगा, जिसके कुछ देर बाद ही हैकरों को सैकड़ों लोगों ने $1,00,000 से अधिक भेज दिए। अमेरिका के मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अलावा दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल के अकाउंट भी हैक किए गए। ट्विटर ने कहा है कि वो इस हैकिंग की पूरी जांच कर रहा है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का कहना पड़ा है कि ये ट्विटर के लिए एक मुश्किल दिन है, जो हुआ है उसे देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है। कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग साबित हो सकती है। तो ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वो किस तरह से असुरक्षित हैं। जब इतने बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक हो सकते हैं तो जाहिर है कि ट्विटर ने अपने इन प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताओं के लिए, यूज़र्स के लिए सुरक्षित नहीं बनाया है, और ये पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सवालों के निशानों में खड़ा करते हैं। अगर हैकर्स इस तरह से हैक कर सकते हैं इन लोगों के अकाउंट, तो किसी के भी अकाउंट को हैक करके किसी भी तरह की सामग्री डाल सकते हैं, किसी भी तरह के खेल कर सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं, और किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है और कई बार हो चुका है। इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। ये ताज़ा तरीन उदाहरण है जो एक बार फिर से अलार्म बेल बजा रहा है, खतरे की घंटी बजा रहा है कि इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधानी से आप इनका इस्तेमाल करें, अन्यथा इसके शिकार हो सकते हैं, हैकर्स के शिकार हो सकते हैं, जो ठगी करने वाले हैं उनको शिकार हो सकते हैं, या दूसरे तरह के जो क्राइम हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो हो सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से ट्विटर को पूरे एक असुरक्षित प्रश्न चिन्ह के दायरे में ला दिया है, और अब ट्विटर को इस्तेमाल करने वाले, इस हैंडल को इस्तेमाल करने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करें। सावधानी ज़रूरत से ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, अन्यथा उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है, और ये निश्चित रूप से पूरे जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं उनके लिए ख़तरनाक है।
कर्नाटक में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी राज्य में वायरस के संक्रमण के 47,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं और वो देश में सबसे ज़्यादा मामलों के साथ गुजरात को पीछे छोड़ अब चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। ऐसे में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु के एक बयान की चर्चा हो रही है। राज्य के सेहत की जिम्मेदारी जिसके सर पर है, उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को कहा कि अब कोरोना वायरस से हमें भगवान ही बचा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मुझे 100% विश्वास है कि अगले 2 महीनों में केस बढ़ेंगे ही। लोग शिकायत कर सकते हैं कि ये सब सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है या फिर मंत्रियों के बीच असहयोग इसकी वजह है, लेकिन ये सब सच्चाई से बहुत दूर है। अब बस भगवान ही हमें कोरोना से बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार में कोरोना के 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और हर रोज़ 1,000 से ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच नीतीश सरकार की तैयारियों को लेकर काफ़ी आलोचना भी हो रही है। इसके अलावा असम भी में बाढ़ के साथ साथ कोरोना की मार झेल रहे हैं लोग। बीते एक दिन में 1,000 से अधिक मामले आए हैं। कुल संक्रमित मामले 20,000 के करीब पहुंच गए हैं। तो अब जिन राज्यों में पहले थोड़ा कंट्रोल में था कोरोना, ऐसा लगता था कि इन राज्यों ने कंट्रोल कर लिया, ख़ासतौर पे कर्नाटक की तो शुरू में तारीफ़ भी हो रही थी कि उसने बहुत अच्छे ढंग से इसको हैंडल किया है, लेकिन अब जाहिर हो गया है कि उस समय शायद उतना जो मेल जोल था उतना नहीं बढ़ा था और कर्नाटक ने थोड़ा जल्दबाजी भी दिखाई थी कि लॉकडाउन में ढील देने के मामले में, तो उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। बिहार में तो टेस्टिंग ही कम हो रही थी, अब टेस्टिंग थोड़ी बढ़ी है, तब तस्वीर सामने आ रही है कि नहीं, हालात बहुत ही बदतर हैं और अगले 2-3 महीनों में वहाँ क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। उत्तर प्रदेश का जिक्र हमने अभी नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से हालात विस्फोटक बनते जा रहे हैं। असम में बड़ी तारीफ़ हो रही थी असम सरकार की और हेमंत बिश्व शर्मा की, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि वो बहुत अच्छे से मेहनत करके सब कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बड़ी तेज़ी से अब कोरोना क्राइसिस बढ़ रही है और जो बड़े शहर हैं वहाँ तो हालत बहुत ख़राब है। गुवाहाटी में बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत कड़ा लॉकडाउन वहाँ लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में अब कोरोना के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले महीने बहुत ही दिक्कत वाले होंगे। बुलेटिन ख़त्म करने से पहले कोरोना से संबंधित कुछ जानकारियाँ, कुछ खबरें, कुछ आंकड़े आपको दे दें। अबू धाबी में वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कोविड-19 की वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अबू धाबी में शुरू हो गया है। अबू धाबी स्थित जो G42 हेल्थ केयर और सिनोफार्म CNBG मिलकर ये ट्रायल शुरू कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बुधवार को अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी आई थी। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन के परीक्षण के दौरान सकारात्मक परिणाम मिले थे। बुधवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। अब अमेरिका के संक्रामक रोगों के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका को इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी। तो कई जगह से वैक्सीन के समाचार आ रहे हैं। रूस से आए थे, ब्रिटेन से, ऑक्सफोर्ड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, चीन से भी पहले आ चुके हैं। तो कई जगह अब वैक्सीन के काम में बड़ी तेज़ी आ रही है। आखिरी दौर के ट्रायल चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब इस साल के अंत तक ये वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीन से ही सारी उम्मीदें हमारी जुड़ी हुई हैं। कुछ आंकड़े, भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा 32,695 केस आए हैं एक दिन में। ये अभी तक का फिर एक नया रिकॉर्ड है। देश में एक दिन में 3,26,000 से अधिक टेस्टिंग हुई है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,35,00,000 से अधिक हो गया है। और एक और खबर, सौरभ गांगुली होम क्वारंटीन में चले गए हैं। उनके भाई स्नेहाशीष को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सत्यहिंदी.com को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।